गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं अपवर्तन के उदाहरण। कल तक जो हमने पढ़ाया था अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और अपवर्तनांक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसकी निर्भरता, ये सब कुछ मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ओके, तो देखो जी, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं कुछ और अपवर्तनांक के बारे में मैं बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं नोट में उसको करा रहा हूं, जरा ध्यान रखना बेटा। पहला एक क्वेश्चन करा रहा हूं अपवर्तनांक के ऊपर कि 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1 होता है। इसको सिद्ध करना है मुझे, ठीक है। 1n2 गुणा 2n1 बराबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। या इसका दूसरा नाम मैं कह दूं कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत प्रूव करना है। या क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, ये एक क्वेश्चन हो गया, मेरा एग्जाम्पल हो गया, ऐसे मान लो नोट में। इसको जरा पहले समझें आप। ये सघन माध्यम है, कांच ले लो आप, ये कांच है, कांच जी। ऊपर हवा हो गई बेटा ए। अब ये प्रकाश किरण ऐसे आपकी तोड़ रही है तिरछी, तीर का चिन्ह जरूर लगाना। ओके, जहां टकराती है वहां आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर क्या बनाया जाता है? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया एन, ये आई आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। सघन माध्यम में लिख दो आप प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक ब्रल माध्यम N1 अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक N2, ठीक है ना। जब ये हम जानते हैं कि ब्रल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कोण R, ये माध्यम 1 हो गया और ये माध्यम मेरा 2 हो गया। क्लियर है। और ये पृथककारी सतह है, दोनों माध्यमों को अलग कर रही है। पृथककारी सतह, ठीक है। कौन सी सतह है बेटा? पृथककारी सतह है। तो जरा देखें, जब प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रही है तो स्नेल का नियम लगा दो इस आपतन बिंदु पर। ये बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P पर स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आप सभी लोग जानते हो, 1n2 बराबर sin i बटे sin r लिखेंगे ना। 1n2 का मतलब क्या हुआ? मेरी किरण एक माध्यम से माध्यम 2 में जा रही है तो sin i बटे sin r। इसको और खोलें, n2 बटे n1। क्लियर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। समीकरण नंबर 1। अब देखो बेटा, उत्कीर्णीयता का सिद्धांत क्या कहता है? इस किरणकों में किसी अवरोधक युक्ति से रोक दिया जाए, और इस प्रकार से रोकें कि वो लंबवत आपतित हो उस पर। तो मैं यहां अवरोधक प्रकाशीय युक्ति क्या ले लें? दर्पण ले लें। ये दर्पण ले लिया, और इस दर्पण पर कैसे आपतित हो रही है बेटा? ये लंबवत आपतित हो रही है 90 डिग्री के एंगल पर। और ये तो हम जानते हैं ना, जब कोई भी किरण 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो उसे अभिलंबवत आपतन कहते हैं, ठीक है ना। और अविलंबवत आपतन में क्या होता है? उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है। अब ये ऐसे चली जाएगी। ये गुण है प्रकाश का, कोई दूसरा मार्ग नहीं अपनाएगी।
उसी मार्ग का अनुसरण करेगी और उसी सिद्धांत को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। जरा देखें, अब इधर से जा रही है तो स्नेल के नियम से दोबारा से नियम से उन्हें तो लगाए बेटा, बिंदु P पर क्या आएगा, साइन आर बटे साइन आई। भाई अब आपतन कोण ये होगा ना, जब किरण इधर से जाएगी तो यही वाला आपतन कहलाएगा, ये अपवर्तन कहलाएगा, हैं? ठीक है ना। तो देखो जी, साइन आर बटे साइन आई बराबर क्या हो गया, 2n1, 2 से 1 में जा रही है, ऐसे तो लिखेंगे। समीकरण नंबर 2। ध्यान रखना, ये समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, पढ़ा दिया है सब कुछ। दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, दोनों का गुणा करें तो 1n2 गुणा 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणा साइन आर बटे साइन आई। भाई 1n2 की वैल्यू रखो, 2n1 की वैल्यू रखो, ये कैंसिल आउट हो गए बेटा, तो 1n2 गुणा 2n1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और सूत्र निकल रहा है इससे, या यूं भी लिख सकता हूं मैं इसको, n21 नहीं लिख सकता इसको, बताओ? अरे 1 है, यहां पे भी तो लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 12 नहीं लिख सकता, बराबर 1। तो n12 बराबर n बटे 21, ये बटे में चला गया। क्लियर है ना? तो n12 बराबर क्या हो गया, 1 बटे n21। अगर मैं इसी प्रकार से n13 हो, n13 क्या हो जाएगा, 1 बटे n31 हो जाएगा। ओके, उलट जाता है माध्यम का क्रम, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार ये तो 2 माध्यमों के लिए करा दिया। यदि 3 माध्यम हो तो क्या करेंगे, कितने माध्यम हो, 3, तो 3 के लिए अपन देखें, इसको नोट कर लें जरा। हाँ बेटा, अब तक मैंने 2 माध्यमों के लिए कराया, अब 3 के लिए देखो। यदि 3 माध्यम उपस्थित हों, देखो ऊपर वायु माध्यम ए n1 अपवर्तनांक, ओके। माध्यम 2 जल W n2 अपवर्तनांक, कांच G n3, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर? तो देखें बेटा, यदि 3 माध्यम उपस्थित है तो कैसे लिख पाऊंगा मैं इसको, 1n2 गुणा 2n1 या 2n3 गुणा 3n1, 1 से 2, देखो कैसे 1 से कहां जा रही है बेटा, 2 में, दूसरा है ना, और ये तीसरा है, 1 के सापेक्ष 2 का, 1 के सापेक्ष 2 का, 2 से कहां जा रही है बेटा, 3 में, 2n3। अब 3 से कहां जा रही है, क्या आ गया, ये वायु ही तो आ गई, ये माध्यम 1 में ही आ गई, तो क्या लिख देंगे, 3n1। क्लियर? बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लिख सकते हो। अब मैं यहां कल्पना कर लेता हूं, मान लेता हूं यदि माध्यम 1 क्या हो, वायु, लिख भी रखा है 1, माध्यम 2 क्या हो, जल W, माध्यम 3 क्या हो, कांच G। इनकी वैल्यू रखते हैं, ANW इंटू 2 का मान बोलो बेटा, WNG, GN1 बराबर 1, GNA, मतलब जहां 1 है वहां A लिख देना है, 2 है वहां W लिख देना है, 3 है वहां G लिख देना है, कोई भयंकर स्टोरी नहीं है, बहुत इजी है। अब मैं बेटा इसकी वैल्यू निकालूं WNG की,
तो 1 बटे क्या हो गया, एन डब्ल्यू गुणा जी एन। अरे इसका डिवाइड हो जाएगा ना, जरा इसको देखें आप, क्योंकि जब मैं बेटा n 12 बराबर क्या लिख सकता हूं, n 21, तो बताओ n GA बराबर क्या लिख सकता हूं, n G नहीं लिख सकता क्या भाई, n 12 बराबर 1 बटे n 21 लिख सकता हूं। तो देखो जी GNA बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/ANG नहीं लिख सकते, तो इसकी वैल्यू रख दो बेटा इसमें, तो क्या हो जाएगा, WNG बराबर ANG बटे ANW। ओके, ये आता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बताओ, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया ना। WNG बराबर ANG बटे ANW। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, इसको तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, आपको पता हो तो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, n 34 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो आप उसको, पहले वाले को n2 बटे n1 ना लिखें, जो यहां पे होता है ना उसको पहले लिखा जाता है ना n2 बटे n1। अरे बोलो, तो यहां पर जो है ng बटे क्या लिखूंगा मैं, nw। निर्वात के सापेक्ष है, सारे के सारे निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात होने के सापेक्ष, और निर्वात और हवा का अपवर्तनांक सेम होता है लगभग, तो हवा के सापेक्ष लिख दिया, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। तो WNG बराबर क्या हो गया, ANG बटे ANW। ये मैंने प्रूव करा दिया आपको, ये क्या है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। और इसके ऊपर इसी बार भी 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया था 18वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई डाउट तो नहीं है, इसको ढंग से आप नोट कर लीजिएगा, और ये अपवर्तनांक लिखने का तरीका भी आपको आ गया होगा। और मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर कोई ऐसे लिखा हो तो कैसे लिखोगे आप बताओ, अगर ऐसे लिखा हो तो NW बटे NG लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, NW बटे, अरे यहां पर जो पहले लिखा होता है ना उसको पहले लिखना है, किसके सापेक्ष है, A के सापेक्ष, तो इनको ऐसे कर लोगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया ना। तो इसको ढंग से आप नोट कर लें, ओके। हाँ देखें बेटा, अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान रखना, 1 नंबर का पूछ भी लिया जाता है। कैसे पूछता है कि बताओ तारों का टिमटिमाना कौन सी प्रकाशिक घटना का उदाहरण है, उसके बारे में लिखिए या उसकी परिभाषा लिखिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो इस प्रकाशिक घटना का तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब अपवर्तन के बारे में डेफिनेशन लिख देंगे, 2 नंबर हो गए, ठीक है ना। अगर 1 का आता है तो 1 नंबर पूरा हो गया। दूसरा, आंशिक रूप से डूबी हुई क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना। अगर किसी जल से भरे पात्र में किसी पेंसिल को डाल दें और ऊपर से आप देखें तो जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है ना, वो अपन को कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, अर्थात पेंसिल कैसी दिखेगी, अपन को मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये किसका उदाहरण है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों, अरे भाई अभी मैंने आपको बताया था कि 2 माध्यम हो गए ना, ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूं, जो मैं देख रहा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, रियल मीडियम में, विरल माध्यम में खड़ा हूं। डेंसर मीडियम में क्या है, सघन माध्यम में क्या है, सघन माध्यम है क्या, वहां जल है, जल में ये क्षण उसमें डूबी हुई है। तो सारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी बच्चे आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो इन प्रैक्टिकलों को घर पे रियल लाइफ में करके देखोगे। जब भी आप शाम को तारों को देखोगे वो टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, जबकि टिमटिमाते नहीं हैं, वो उसी अपवर्तन के कारण ऐसा महसूस होता है। आंशिक रूप से डूबी हुई, एक गिलास लेना, कोई पात्र लेना, कोई बीकर लेना, उसमें पेंसिल को डाल देना और देखना, वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। किसके कारण, अपवर्तन के कारण।
जल से भरे पात्र में एक सिक्का डाल देना नीचे, कौन डाल देना उसके नीचे, उसको ऊपर से देखना, आपको कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। ओके, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना, सूर्योदय से पहले भी और सूर्यास्त के बाद। यह भी किसके कारण होता है बेटा? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना? जरा इसको मैं आपको बता भी देता हूं और सारी डिटेल मैंने पीडीएफ में लिख रखी है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? हालांकि पेपर में ये ऐसे ही आता है कि बताओ सूर्य का सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देना कौन सी प्रकाशिक घटना है, और उसकी परिभाषा लिखो। 1 + 1 = 2 नंबर, ऐसे आता है। तो पहले तो अपन लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, 1 नंबर मिल गया, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है ना? कोई डाउट वाली बात नहीं है ना? तो देखिए बेटा, पहला एग्जांपल, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इजी है, और हालांकि 10th क्लास में पढ़ भी लिया है आपने। देखो ये क्षैतिज भाग है, ओके, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है बेटा? वायुमंडल। ये वायुमंडल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व वाली काफी परतें होती हैं, लेयर होती हैं काफी, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, समझ रहे हो ना? तो हर मंडल का घनत्व कैसा होगा, डेंसिटी कैसी होगी, अलग अलग होगी। जब डेंसिटी चेंज होगी तो अब तो आपको मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि वायु की ज्यादा डेंसिटी कहां होती है, ज्यादा घनत्व कहां होता है? पृथ्वी की सतह पर। क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा वायु का घनत्व होता है। जैसे जैसे सतह से ऊपर जाओगे वायु का घनत्व है, डेंसिटी क्या होती जाएगी बताओ? कम होती जाएगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे और सूर्य के पास पहुंचो, अंतरिक्ष आएगा बीच में, अंतरिक्ष में कुछ नहीं, वायु है ही नहीं, निर्वात होगा वहां कोई डेंसिटी नहीं वायु की, वहां निर्वात है। समझ गए ना? अब देखो, सूर्य कहीं क्षैतिज से नीचे होगा, यहां होगा, यह सूर्य की वास्तविक स्थिति है। सूर्य की वास्तविक स्थिति, और यह कहां होता है बेटा? निर्वात। कंपेयर टू वायुमंडल से, वायुमंडल के ऊपर ही तो होगा, क्षितिज से नीचे है सूर्य, अर्थात यहां निर्वात है। यह पृथ्वी है, पृथ्वी माता जी हैं, यहां इसके चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल की काफी लेयर है, यहां परत है यहां काफी। पृथ्वी के पास सबसे मैक्सिमम घनत्व होगा। अब देखो यहां से प्रकाश जब जाएगा ना, प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी तो इनमें काफी किरणें होंगी बेटा, ये इस प्रकार से। तो इनका क्या होगा, जब विरल से सघन में जा रही हैं तो अवलंब की ओर झुक जाएंगी, तो इस प्रकार से झुकती हुई चली जाएंगी। ऐसे काफी किरणें होंगी, ये झुकती हुई चली जाएंगी। यहां पर कोई ऑब्जर्वर होगा, कौन होगा बेटा? यहां पे ऑब्जर्वर होगा, और ऑब्जर्वर को हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश की जो किरणें हैं ना, वो सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती हैं। कौन सी रेखा में गति करती हैं? सरल रेखा में। मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं और प्रकाश को मैं अवलोकन करूं, प्रकाश का ऑब्जर्व करूं प्रकाश का, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन में आता हुआ दिखेगा। ये प्रकाश का गुण है। ठीक है ना? तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि प्रकाश इधर से ना आकर के कहीं इधर से आ रहा है। ओके, ये सूर्य की आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति। देखो, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, क्षितिज से नीचे है,
लेकिन उदय होने वाला है। लेकिन मुझे या हम लोगों को जो सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले, कितने मिनट पहले बेटा? 2 मिनट पहले सूर्य की आभासी स्थिति मुझे दिखने लग जाएगी। ठीक है ना बेटा? 2 मिनट पहले। और ऐसे ही स्थिति सूर्यास्त में होती है। सूर्यास्त हो चुका होता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक सूर्य मुझे दिखाई देता है। कुल टोटल दिनमान में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। ये किसके कारण होता है ऐसा? अपवर्तन के कारण। अगर वायुमंडल ना हो तो ऐसा नहीं होगा, एक्यूरेट टाइम मिलेगा। तो 4 मिनट की वायुमंडल की उपस्थिति के कारण हमारे दिनमान में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। क्लियर? कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी बेटा। इसको ढंग से पढ़ लेना, इसका मैं PDF डाल दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।